जय हिंद, वंदे मातरम। मुक्त इच्छा का न्यूरोसाइंस। क्या अपनी हैबिट के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं? एक दिन सुबह-सुबह उसकी परेशानी शुरू हुई। पहली बार इस परेशानी का एहसास होने से सालों पहले एंजी बेचमैन घर पर यूं ही बैठी थी और टीवी की ओर घूर रही थी। उसे इतनी उकताहट हो रही थी कि वे समय बिताने के लिए बर्तनों के दराज की फिर से साफ-सफाई करने की सोच रही थी। उसकी सबसे छोटी बेटी ने कुछ सप्ताह पहले ही स्कूल जाना शुरू किया था। उसकी 2 बड़ी बेटियां मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। बच्चे स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलने-कूदने और गपशप करने में बिजी रहते थे। बच्चों की गपशप मदर को कभी समझ में नहीं आती थी। एनजी के पति एक लैंड सर्वेयर के तौर पर कार्यरत थे। वे आमतौर पर सुबह 8 बजे काम पर निकल जाते और शाम 6 बजे के बाद ही वापस घर आते। एनजी ने 19 साल की छोटी उम्र में शादी कर ली थी और 20 की होते-होते वे प्रेग्नेंट भी हो गई थी। बच्चे होने के बाद उसका समय बच्चों का लंच तैयार करने, सबको खुश रखने और घर चलाने में बीत रहा था। पति के ऑफिस जाने और बच्चों के स्कूल जाने के बाद एनजी पूरा दिन घर पर अकेले रहकर उगता जाती थी। पर शादी के इतने सालों बाद आज पहली बार उसे इतना अकेलापन महसूस हो रहा था। जब वह हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसकी सहेलियां उसकी तारीफ करते हुए कहा करती थी कि वे इतनी सुंदर है कि फ्यूचर में एक सक्सेसफुल मॉडल बन सकती है। पर स्कूल के फौरन बाद उसने एक गिटार वादक से शादी कर ली। बाद में जब उसके पति ने गिटार का शौक छोड़कर एक ढंग की नौकरी शुरू की, तो एंजी एक हाउसवाइफ और फिर एक मदर बनकर रह गई। फिर मॉडल बनने की बात आई गई हो गई। अब सुबह के 10:30 बज चुके थे। उसकी तीनों बेटियां स्कूल के लिए निकल चुकी थी। पति पहले ही ऑफिस जा चुके थे और अब एंजी रसोई की दीवार पर टकी घड़ी को एक कागज से ढकने में लगी हुई थी, ताकि वह हर 3 मिनट में घड़ी की ओर देखने की अपनी हैबिट से बच सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद समय बिताने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उस दिन उसने खुद से एक प्रॉमिस किया, अगर वह दोपहर होने तक पागल नहीं हुई या फ्रिज में रखा केक खाने से खुद को रोकने में सफल रही, तो वे घर से कहीं निकल जाएगी और कुछ ऐसा करेगी जिससे उसे आनंद आए। अगले 90 मिनट तक ये सोचते हुए बिताए कि उसे क्या करने में सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। दोपहर के 12 बजते ही उसने एक पोशाक पहनी और हल्का मेकअप करके घर से 20 मिनट की दूरी पर स्थित रिवरबोट कैसीनो के लिए निकल गई। उस दिन गुरुवार था और दोपहर 12 बजे भी कैसीनो में ऐसे ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी, जो घर पर टीवी देखने और कपड़े धोने जैसे कामों को छोड़कर यहाँ आकर विभिन्न आनंदकारी गतिविधियों में लगे हुए थे। कैसीनो के प्रवेश द्वार के पास एक बैंड म्यूजिक बजा रहा था और एक महिला सभी को फ्री में कॉकटेल बांट रही थी। एनजी ने कैसीनो के बुफे में पूरे चाव से झींगा मछली का स्वाद लिया। ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा, मानो वे हूकी स्कूल या ऑफिस छोड़कर घूमने निकल जाने और मजेदार समय बिताना खेल रही हो। एनजी ब्लैक जैक, एक प्रकार का जुए का खेल, की टेबल की ओर मुड़ गई, जहां उस टेबल के डीलर ने बड़े धैर्य के साथ सभी को खेल के नियम समझाए। एंजी ने जब जुए में $40 गवा दिए, तो उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। 2 घंटे कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। उसे याद आया कि छोटी बेटी को स्कूल से वापस लाने का समय हो गया है और उसे फौरन निकलना होगा। उस रात खाने के दौरान करीब महीने भर बाद ऐसा मौका आया था जब एंजी के पास अपने परिवार को बताने के लिए कुछ था। वरना वे हर रोज खाना खाते समय टीवी पर द प्राइस इज राइट कार्यक्रम देख रही होती थी। वे इस कोशिश में रहती थी कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी पहले ही उसमें दिखाए गए सामान का सही प्राइस का अनुमान लगा ले। एनजी बेचमैन के पिता पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे। अधेड़ अवस्था आते-आते वे एक सिंगर बन गए और थोड़े बहुत मशहूर भी हो गए थे। एनजी का भाई भी सिंगर बन गया था और उसने अपने सॉन्ग के लिए उसने कुछ पुरस्कार भी जीते थे। दूसरी ओर एनजी बेचमैन के पेरेंट्स उसका इंट्रोडक्शन ये कहकर देते थे कि उनकी बेटी एक हाउसवाइफ है और 3 बच्चों की मदर है। एनजी ने मुझे बताया, मुझे हमेशा ऐसा फील होता था जैसे पूरे परिवार में एक मैं ही हूँ जिसमें कोई टैलेंट नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि मैं ना सिर्फ स्मार्ट हूँ बल्कि एक अच्छी मदर भी हूँ। पर मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे मैं अपनी खासियत की तरह दूसरों के सामने पेश कर सकूं। सिर्फ एक बार कैसीनो का अनुभव लेने से ही एनजी को वहां जाना अच्छा लगने लगा और वह वीक में एक बार हर शुक्रवार को दोपहर के वक्त वहां जाने लगी। ये उसके लिए मजबूरन पूरा दिन घर पर अकेले बिताने और घर की सफाई से लेकर खाना बनाने जैसे तमाम घरेलू काम निपटाने के लिए मिलने वाला पुरस्कार जैसा था।
एनजी को अच्छी तरह पता था कि जुआ खेलना उसकी लत भी बन सकता है, इसलिए उसने खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ सख्त रूल बनाए थे। जैसे हर वीक कैसीनो की ब्लैक जैक की टेबल पर 1 घंटे से ज़्यादा समय ना बिताना और सिर्फ उतने ही पैसे के दांव लगाना जितने उसके पर्स में हैं। एनजी ने मुझे बताया, मैं इसे नौकरी की तरह देखती थी। मैं दोपहर के पहले ही कैसीनो के लिए निकलती थी और बेटी को स्कूल से लाने का समय होने तक वापस भी आ जाती थी। मैं ये सब बहुत ही डिसिप्लिन ढंग से करती थी और वह धीरे-धीरे इसमें एक्सपर्ट होने लगी। पहले-पहले वे 1 घंटा होने से पहले ही अपने पर्स के सारे पैसे जुए में हार जाती थी। पर सिर्फ 6 महीने में ही एनजी इतनी चालें चलाना सीख गई कि अब वे 1 घंटे की समय सीमा वाले अपने रूल को ताक पर रखकर 2-3 घंटों तक जुआ खेलती रहती और जब कैसीनो से निकलती तब भी उसके पर्स में कुछ पैसे बचे रहते। एक दिन दोपहर के वक्त वे ब्लैकजैक की टेबल पर $80 लेकर बैठी और जब वहां से लौटी तो उसके पास कुल $530 थे, जो घर के लिए किराने का सामान खरीदने, फोन का बिल भरने और आखिर में कुछ पैसे गुल्लक में डालने के लिए काफी थे। अब तो कैसीनो का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी हर्राज एंटरटेनमेंट एनजी को फ्री में बुफे का भोजन करने के कूपन भी भेजने लगी थी। अब वे शनिवार को अपने परिवार के साथ एक शानदार डिनर का आनंद उठा सकती थी और वे भी बिल्कुल फ्री। एनजी बेचमैन लोअर राज्य में जुआ खेलती थी, जहां कुछ साल पहले ही जुए को वैध करार दिया गया था। सन 1989 से पहले तक राज्य के कानून निर्माताओं को इस बात का डर रहा करता था कि अगर जुए को वैध किया गया, तो शायद लोग इसके प्रलोभन से खुद को बचा नहीं पाएंगे और जुए की लती बन जाएंगी। उनकी ये चिंता उतनी ही पुरानी थी जितना पुराना हमारा देश अमेरिका है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने सन 1783 में लिखा था, जुआ लालच का बेटा, पाप का भाई और संकट का पिता होता है। ये चरित्र का ऐसा दोष है जो हर संभव विपदा ला सकता है। शॉर्ट में कहे तो इसका फायदा बहुत कम लोगों को होता है, जबकि इसके कारण नुकसान झेलने वालों की संख्या हजारों में है। लोगों को बुरी हैबिट से बचाने, यानी एक तरह से ये तय करने की कौन सी हैबिट को बुरा माना जाए, कानून निर्माता अपने इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करने को हमेशा उतावले रहते थे। वेश्यावृत्ति, जुआ, विशेष अवसरों पर शराब की बिक्री, पोर्नोग्राफी, अत्यधिक ऋण, सेक्सुअल रिलेशन या अगर आपकी पसंद जरा हटकर है तो विवाह के दायरे में रहकर ही बाहरी लोगों से सेक्सुअल रिलेशन एक्सेट्रा ऐसी हैबिट है जिन्हें विभिन्न विधायिकाओं ने हमेशा से ही कंट्रोल करके रखा या अवैध करार दे दिया या फिर सख्त कानून बनाकर हतोत्साहित करने का प्रयास किया। जब लोअर राज्य में कैसीनो को वैध करार दे दिया गया, तो कानून निर्माता इतने चिंतित थे कि उन्होंने इससे जुड़ी सभी एक्टिविटी को रिवर बोट्स तक ही सीमित कर दिया था और ये रूल बना दिया कि कोई भी व्यक्ति एक दाव में $5 से ज़्यादा की रकम नहीं लगा सकता और एक क्रूज में एक व्यक्ति को $200 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन रेस्ट्रिक्शन के चलते ही कुछ सालों में लोअर राज्य के कई कैसीनो अपना व्यापार समेटकर मिसिसिपी राज्य चले गए, जहां ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था और जुए में अनलिमिटेड पैसा खर्च किया जा सकता था। इस कंडीशन को देखते हुए राज्य की विधायिका ने जल्द ही कैसीनो से जुड़े सभी रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। सन 2010 में जुए से मिलने वाले टैक्स के रूप में $269 मिलियन की कमाई से राज्य का खजाना भर गया। लंबे समय से स्मोकिंग के लती एनजी बेचमैन के पेरेंट्स को सन 2000 में फेफड़ों की बीमारी के लक्षण नजर आने लगे। इसके बाद एनजी हर वीक हवाई जहाज से टेनेसी जाने लगी ताकि खाना बनाने व बाजार से सामान खरीदने जैसे कामों में पेरेंट्स की मदद कर सके। जब एंजी पेरेंट्स से मिलकर वापस अपने पति और बच्चों के पास आती, तो उसे और ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगता। कभी-कभी उसका घर पूरा दिन खाली ही रहता। ये कुछ ऐसा था मानो उसकी अनुपस्थिति में उनके फ्रेंड उसे अपने घर के कार्यक्रमों में इनवाइट करना पूरी तरह भूल चुके हो और उसके परिवार ने उसके बिना जीना सीख लिया हो। एंजी बेचमैन अपने पेरेंट्स को लेकर चिंतित रहती थी और इस बात से नाराज रहती थी कि उसके पति को उसकी परेशानियों से ज़्यादा दिलचस्पी अपने काम में है। वे अपने बच्चों से इस बात को लेकर चिढ़ी हुई थी। उन्हें ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्हें अच्छी तरह पालने-पोसने के लिए कई समझौते करने वाली उनकी मदर को इस वक़्त उनकी कितनी ज़रूरत है। पर जब भी एंजी कैसीनो जाती, उसकी ये सारी चिंताएँ एक पल में हवा हो जाती। जिस वीक एंजी अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं जाती थी, उस वीक वे कुछ एक बार कैसीनो ज़रूर जाती थी। इसके बाद वे हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कैसीनो जाने लगी। हालाँकि उसने खुद को कंट्रोल में रखने के लिए अब भी कुछ रूल बना रखे थे, पर अब उसे जुआ खेलते हुए सालों हो चुके थे और अब वह उन स्वयंसिद्ध प्रिंसिपल से अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी, जिनके आधार पर बड़े जुआरी अपना जीवन जीते थे।
एंजी कभी भी जुए के एक दांव में $25 से कम नहीं लगाती थी और हमेशा एक बार में 2 दांव खेलती थी। उसने मुझे बताया छोटी रकम के मुकाबले बड़ी रकम वाली टेबल पर खेलने से जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जब तक भाग्य आपका साथ नहीं देता तब तक आप में हार बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होना ज़रूरी है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो $150 लेकर कैसीनो आते हैं और लौटते समय उनके पास $10,000 होते हैं। मैं जानती थी अगर मैं अपने रूल्स को फ़ॉलो करती रहूँ, तो मैं भी इसी तरह ढेर सारे पैसे जीत सकती हूँ। मैंने खुद को काबू में रखा हुआ था। अब वह इसमें इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी कि उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उसे ताश का एक और पत्ता उठाकर देखना चाहिए या अपने दाँव की रकम बढ़ाकर दुगनी कर देनी चाहिए। अब एंजी ऑटोमेटिक ही सब कुछ करती थी, ठीक वैसे ही जैसे एमिनेशिया के रोगी यूजीन पोली ने आखिरकार सही गत्ते वाला आयत उठाना सीख लिया था। यह सन 2000 की बात है जब एक दिन एंजी बेचमिन कैसीनो से घर लौटी तो उसके पर्स में $6,000 थे जो उसने जुए में जीते थे। ये पैसे 2 महीने तक घर का किराया देने और सारे क्रेडिट कार्ड का बिलों का पेमेंट करने के लिए काफ़ी थे। इसी तरह एक दिन वे $2000 जीतकर घर लौटी। हालाँकि कभी-कभी एंजी को जुए में हार का सामना भी करना पड़ता था, पर खेल में हार-जीत तो लगी ही रहती है। अक्लमंद जुआरियों को अच्छी तरह पता होता है कि ऊपर उठने के लिए कभी-कभी नीचे भी गिरना पड़ता है। आखिरकार हराज एंटरटेनमेंट ने एनजी को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दे दी ताकि जुआ खेलने के लिए उन्हें ढेर सारा कैश लेकर खुद ना आना पड़े। अन्य जुआरी एनजी के साथ खेलने के मौके तलाश करते रहते थे और अपनी टेबल छोड़कर उस टेबल पर आ जाते थे जहां एनजी खेल रही होती थी, क्योंकि एनजी इस खेल के हर पहलू को गहराई से समझती थी और उसके खेल में सेल्फ बिलीव साफ झलकता था। जब एनजी लंच के लिए बूफे की ओर जाती तो बूफे का होस्ट उसे लाइन में सबसे आगे बुला लेता। एनजी ने मुझे बताया मुझे इस खेल की हर बारीकी पता थी। हो सकता है कि मेरी बात सुनकर आपको ऐसा लगे कि मुझे अपनी जुए की लत का अंदाजा भी नहीं है। पर मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि मैंने जुआ खेलना बंद नहीं किया। पर मेरे खेलने के तरीके में कोई कमी नहीं थी। जैसे-जैसे एनजी बेचमैन ज़्यादा रकम जीतने या हारने लगी, स्वयं को कंट्रोल में रखने के लिए बनाए गए उसके पर्सनल रूल फ्लेक्सिबल होते गए। एक दिन मात्र 1 घंटे में $800 हार गई और फिर अगले 40 मिनट में उसने $1200 जीत भी लिए। इसके बाद एक बार फिर उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और कुछ ही देर में वह $4000 हार गई। एक अन्य मौके पर एनजी सुबह-सुबह $3500 हारी पर दोपहर के 1 बजते-बजते उसने $5000 जीत लिए और दोपहर खत्म होते-होते एक बार फिर $3000 हार गई। कैसीनो के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता था कि एनजी ने कब कितने पैसे जीते या हारे। एनजी ने खुद इसका हिसाब रखना छोड़ दिया था। फिर एक बार ऐसा मौका आया जब एनजी के बैंक अकाउंट में बिजली का बिल भरने के भी पैसे नहीं थे। उस समय उसने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेकर काम चला लिया। कुछ दिनों बाद एनजी ने एक बार फिर उनसे कुछ पैसे उधार लिए। पहले महीने उसने $2000 उधार लिए थे और दूसरे महीने $2500। पर ये एनजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स पैसे वाले लोग थे। एनजी को कभी भी शराब पीने, ड्रग्स लेने या ज़रूरत से ज़्यादा खाने जैसी कोई लत नहीं थी। वे एक नॉर्मल फीमेल और एक नॉर्मल मदर थी। उसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें और खुशियाँ भी दूसरों के जैसी ही थी। इसलिए धीरे-धीरे जुआ खेलने का उसका निजी आग्रह बहुत पावरफुल हो गया था। जिस दिन वे कैसीनो में जाकर जुआ नहीं खेलती थी, उस दिन उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता रहता था और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। वे हर समय कैसीनो में जाने के बारे में सोचती रहती थी। जब भी वे जुए में पैसे जीतती तो उसे अपने बारे में अच्छा महसूस होता था। ये सभी चीज़ें उसे लगातार जुए की ओर खींचती रहती थी। एनजी बेचमैन के लिए जुआ खेलना एक नए किस्म की सनसनी महसूस करने जैसा था और उसके लिए ये इतना अप्रत्याशित था कि उसे समझ में ही नहीं आया कि ये सनसनी कब एक गंभीर लत में बदल गई। जब ये प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर हावी होने लगी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे जुए की लत लग गई है। अब जब वे पीछे मुड़कर इसके बारे में सोचती है, तो उसे लगता है कि जुआ खेलने के उसके अलग-अलग अनुभवों में आपस में कोई फ़र्क नहीं था। कभी-कभी उसे इसमें बहुत मज़ा आता था और कभी-कभी ये लत उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। सन 2001 आते-आते एंजी बेचमैन हर रोज़ कैसीनो जाने लगी। जब भी पति से उसकी अनबन हो जाती या जब भी उसे लगता कि उसके बच्चों को उसकी फ़िक्र नहीं है, तो वे कैसीनो चली जाती। जुआ खेलते समय उसे एक ही समय में शून्यता और उत्साह दोनों ही चीज़ें फ़ील होती थी। अब उसे अपनी चिंताओं की भी फ़िक्र नहीं रहती थी।
जब भी वे जुए में जीतती तो कुछ देर के लिए उसे बड़ा अच्छा महसूस होता और जब हारती तो उसे बस कुछ ही क्षणों तक हार का दुख होता। इसके बाद वे अगले दांव में बिजी हो जाती। एक दिन जब एंजी ने अपनी मदर से एक बार फिर कुछ पैसे उधार मांगे तो उसकी मदर ने दो टूक लहजे में कहा, तुम जुए के भरोसे जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती हो। तुम हमेशा जुआ इसलिए खेलती रहती हो क्योंकि तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहती थी, एंजी ने मुझसे कहा। मेरी जिंदगी में यही एक ऐसी चीज थी जिसे करके मुझे लगता था कि मेरे अंदर भी कोई टैलेंट है। सन 2001 की गर्मियां आते आते एमजी बेचमेंट पर राज एंटरटेनमेंट का $20,000 का कर्जा हो गया। उसने अपने पति से कर्ज की बात छुपाकर रखी थी, पर जब उसकी मदर ने उसे बार बार पैसे उधार देने से मना कर दिया तो एंजी टूट गई और उसने अपने पति के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने फौरन एक वकील नियुक्त किया ताकि खुद को बैंकरप्ट घोषित कर सके। इसके साथ ही एनजी के सभी क्रेडिट कार्ड निरस्त करवा दिए गए और फिर दोनों पति-पत्नी एक कागज पेन लेकर बैठ गए ताकि फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा जीवन जीने के तरीकों पर चर्चा कर सके। इसी सिलसिले में एक दिन एनजी अपनी सारी पोशाकें लेकर पुराने कपड़े खरीदने वाली एक दुकान पर पहुंची। पर वहां पर एनजी को अपमानित होना पड़ा क्योंकि उस दुकान की 19 इयर्स की मालकिन ने एनजी की सारी पोशाकों को चलन से बाहर हो चुकी पोशाकें कहकर खरीदने से मना कर दिया। ऐसे ही कई अन्य नेगेटिव एक्सपीरियंस के बाद आखिरकार एनजी को लगने लगा कि उसके जीवन का सबसे बुरा दौर खत्म होने वाला है। उसे लगने लगा कि उसने अपने जुए की लत पर काबू पा लिया है। पर असलियत कुछ और ही थी। इस लत के चक्कर में सब कुछ गंवाकर एंजी ने अपनी व अपने पति की जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उसे वकील की फीस भरने में हजारों डॉलर्स खर्च करने पड़े। उसके वकील ने कोर्ट में एंजी के पक्ष में दलील दी कि जुआ खेलना एंजी का अपना चुनाव नहीं था। उसे जुआ खेलने की लत या हैबिट थी जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए उसने जुए में जितने पैसे हारे थे, उसे चुकाने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसी दौरान एनजी का मामला इंटरनेट पर मशहूर हो गया और जल्द ही वे लोगों के लिए घृणा का पात्र बन गई। लोग एनजी की तुलना अपने बच्चों से दुर्व्यवहार करने वाले पेरेंट्स से करने लगे। कुछ लोगों ने उसकी तुलना कुख्यात निर्भक्षी सीरियल किलर जेफरी तक से कर डाली। वे हैरान थी कि उसे कब तक दोषी ठहराया जाता रहेगा। एनजी ने मुझसे कहा, मेरा तो ये मानना है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो ठीक वही करता जो मैंने किया। पश्चिमी तट पर छुट्टियां मना रहे एक व्यक्ति ने जुलाई 2008 को एक दिन सुबह-सुबह इमरजेंसी ऑपरेटर को मदद के लिए फोन किया। वह व्यक्ति बुरी तरह घबराया हुआ था। मेरे हाथों से मेरी पत्नी की हत्या हो गई है। हे भगवान, मुझे लगा कोई चोर अंदर घुस आया है। जब मैंने उस पर वार किया, तब मुझे एहसास हुआ कि वे कोई चोर नहीं, मेरी पत्नी क्रिस्टिन है। मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा था। ओहो! ये क्या हो गया? मैंने क्या कर डाला? सिर्फ 10 मिनट बाद पुलिस ब्रायन थॉमस के पास पहुंच गई। उस समय वह अपनी वैन के बगल में बैठा आंसू बहा रहा था। उसने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पिछली रात उसकी पत्नी और वे वैन में सो रहे थे। उनकी वैन जिस पार्किंग लॉट पर खड़ी थी, उसके आसपास अचानक कुछ युवा बाइक रेसिंग करने लगे और उनके शोर से ब्रायन और उसकी पत्नी की नींद टूट गई। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।